जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है, फटाफट तेजी से बता दें। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का आज अगला पार्ट होगा। अगला पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं ऐसी क्रांति के बारे में। तो आपके एग्जाम में सवाल लगभग नहीं, मतलब कभी पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। बात यह है कि जो आपका एग्जाम है वो भी बड़ा बढ़िया एक्सपेरिमेंट करता है, तो मुद्दा इस बात का है, ठीक है, क्योंकि कभी दिया कभी नहीं दिया कोई भरोसा नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है, फटाफट जल्दी से बता दें, फिर आगे चलते हैं हम। जय हिंद मोहम्मद नईम जी, सोहेल जी, सुजर जी, सपना बानो, सभी को, मार्कोस, नीतीश जी, सभी को जय हिंद। चलिए, तो हम लोग इस क्रम में अगला पढ़ते हैं। कौन सा? इटली का एकीकरण। हम लोग देखते हैं किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं, जब भी फ्रांस की क्रांति हम लोगों का एंड हो गया था, हम बात करते हैं इटली का एकीकरण। इटली में पहले कितने राज थे? इटली में पहले 13 राज थे, 13 राज थे, ठीक है। कितने स्टेट थे? 13 राज थे इटली में पहले, ठीक। 13 छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था। सबसे पहला पॉइंट, 13 छोटे छोटे पार्ट में इटली बटा हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि इटली पहले कितने राज्यों में था, तो 13 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सभी ने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? इन सभी जगह एक प्रशासन, जैसे 13 राज्य हो गए, 1 2, यहाँ पर मान लीजिए कितने हो गए, इस तरह से राज्य हो गए। ठीक, तो इन सभी जगहों में जितनी भी इटली का क्षेत्र था, इन सभी में एक समान प्रशासन, एक समान प्रशासन। और एक समान प्रशासन किसने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा, एक समान प्रशासन किसने लागू किया था? नेपोलियन ने। किसने लागू किया था? नेपोलियन ने। ये 13 राज्य हो गए, 13 राज्य हो गए आके इटली के। छोटे छोटे आइलैंड, छोटे छोटे 13 राज्य छोटे छोटे थे। इन सभी में एक, हाँ, इन तभी सभी राज्यों को एक करने का काम किसने किया था? नेपोलियन। तो कहा जाता है नेपोलियन ने कुल मिला के कहीं ना कहीं पहले ही पृष्ठभूमि बना दी थी किसकी? इटली और जर्मनी के एकीकरण की। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर तो पहले ही पृष्ठभूमि बना देता है। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 13 जो स्टेट थे, उन सभी स्टेटों को छोटे छोटे इटली बनाता है। इटली का जनक किसे माना जाता है? इटली का जनक माना जाता है किसको? जोसेफ मैजनी को। इसे कहते हैं जोसेफ मैजनी माना जाता है इटली का जनक। मैजनी का जन्म कहां पर होता है? जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में। तो इटली के एकीकरण का जनक मैजनी को। इटली के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी, समस्या के रूप में क्या था? तो इटली के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो कर रहा था कौन? ऑस्ट्रिया। ये उसका एकीकरण नहीं होने दे रहा था। मतलब ऐसे कह लीजिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़े बाधक कौन थे? ब्रिटिश। अनजाने में उन्होंने क्या किया? पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया। तो उसी तरह से ऑस्ट्रिया सबसे ज्यादा बाधक था। बार बार पूछा जाता है इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता? मैजनी को। इटली के एकीकरण में बाधक के रूप में कौन काम करता? तो ऑस्ट्रिया का, ठीक। अब अगर हम बात कर लेते हैं पर इटली कहां पर पैदा होता? जिनेवा में, ठीक। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएटर था वो ऑस्ट्रेलिया। इटली का एकीकरण किसके लीडरशिप में पॉसिबल हुआ? तो सार्डिनिया पीडमंट राज्य की अगुवाई में इटली का एकीकरण हुआ। इटली में जो जो समस्या थी, जो जो प्रॉब्लम थी, उसको इंटरनेशनल रूप को किसी ने दिया। कोई व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि कौन था? काबूर था। कौन था? काबूर। इसे अंतरराष्ट्रीय समस्या बना देता कि जो हमारी समस्या, जैसे गांधी को बुलाया गया था गोलमेज सम्मेलन में, तो उन्होंने भारत की समस्या ऐसी बता दी जैसे ब्रिटेन के सम्राट का हृदय पिघल गया। उसी तरह से काबूर ने क्या किया? बड़ा बुद्धिमान था, उसने इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता कि भाई ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, अंतरराष्ट्रीय समस्या मानी जाती है, ठीक है। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहेंगे? गैरीबॉल्डी को। यानी किसको कहेंगे? गैरीबॉल्डी को। इसे कहते हैं गैरीबॉल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाएगा? तो फिर से एक बार देख लेते हैं, मैजनी को, काउंट काबूर को और गैरीबॉल्डी को। ये तीन लोग पूरी तरह से
यंग इटली एक बहुत बढ़िया क्रांतिकारी संगठन के रूप में माना जाता है। इसका जो स्थापना करता कौन? जोसेफ मैजनी। यंग इटली का कब? 1831 में। ठीक, तो ये हो जाएगा कौन? यंग इटली। यंग इटली कौन? तो जोसेफ मैजनी। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाएगा? मैजनी को, काबूर को, गैरीबाल्डी को। इटली की तलवार किसे कही जाती है? तो गैरीबाल्डी को। इटली की तलवार किसे कहेंगे? गैरीबाल्डी को। ठीक है, तो सारी जैसे मैजनी का एक कथन था, मैजनी कहता था, एक कथन था मैजनी का, यदि समाज में क्रांति लानी है, अगर आप समाज में क्रांति लाना चाहते हो, ठीक है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का लीडरशिप जो है नवयुवकों के हाथ में दे दीजिए। अगर आप क्रांति चाहते हो, ठीक, अगर आप क्रांति चाहते हो तो पूरा नेतृत्व किसके हाथों में दे दीजिए? नवयुवकों के हाथों में दे दीजिए, क्रांति अपने आप आ जाएगी। मैजनी, इसीलिए यंग इटली, यहां पे देखो यंग इटली की बात अगर करोगे, यंग इटली किसने? मैजनी ने क्रांतिकारी संगठन कहता अगर क्रांति लाना तो युवकों के हाथ में दे दीजिए। गैरीबाल्डी ने एक लाल कुर्ती नाम से सेना बनाया था। ठीक, लाल कुर्ती, लाल कलर के कपड़े पहन करके लाल कुर्ती चलते थे। जब भारत में एक रेड शर्ट मूवमेंट चलाया गया, किसके द्वारा? भारत में भी एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया, किसके द्वारा? भारत में भी। लेकिन ये लाल कुर्ती सेना है, ध्यान रखिएगा, रेड कलर की सेना पहनते थे गैरीबाल्डी। ठीक, तो पूरी तरह से इन लोगों ने, मतलब पूरा तरीके से कार्बोनरी सोसाइटी, इसका गठन करता है कौन? गीवर्टी, इसी के दौरान में। विक्टर एमैनुअल कॉन्ट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। विक्टर एमैनुअल ये कहां के शासक थे? सार्डिनिया के शासक थे। ठीक, और इटली के एकीकरण की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया, सबसे पहले दो राज्य थे जो एक होते हैं। ये दोनों राज्य थे जिनके मेल से हुआ, मतलब दोनों राज्य क्या हुए? एक हुए। ये पहले दो राज्य थे, लोम्बार्डी और सार्डिनिया। और सार्डिनिया के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण की शुरुआत पहले दो राज्य मिलते हैं। ठीक बट यूथ ऑफ इंडिया इज स्टिल रनिंग इंस्टाग्राम, कर सकते हैं वो यूथ इंडिया, अलग बात है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं 2 अप्रैल को इटली राष्ट्र का जन्म हुआ, मतलब इटली राष्ट्र का, इटली का एकीकरण नहीं हुआ, राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को। ध्यान लगे, एकीकरण नहीं, राष्ट्र खाली जन्म हुआ, अभी जन्म हुआ, एकीकरण 71 में होगा, एकीकरण 1871 में होगा, अभी खाली राष्ट्र का जन्म होता है 200, मतलब इटली नाम आता है, इटली नाम आता है। तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया सबसे पहले मिलते हैं, वहीं से एकीकरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, 1871 में क्या कर दिया गया? रोम को कंबाइन इटली का राजधानी घोषित कर दिया गया। और 1871 में इटली का एकीकरण किसके लीडरशिप में हुआ? काउंट काबूर ने कर दिया। काबूर ने इटली का एकीकरण कर दिया। ध्यान रखिएगा, इटली का एकीकरण यहां से हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे मानोगे आप? नेपोलियन को। ठीक, इटली के एकीकरण का फादर किसी को मानोगे तो जान लीजिएगा। ठीक, इटली के एकीकरण का फादर किसे? तो हालांकि वैसे मान लीजिए नेपोलियन को, लेकिन इसे कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। प्रॉपर वे में इटली का जो जन्मदाता माना जाता है, इटली के एकीकरण का जनक जो माना जाता है, एकीकरण का जनक माना जाता है कौन? जोसेफ मैजनी को। ठीक, इटली की एकता, ध्यान रखिए, वो एकीकरण है और यहां पर क्या? एकता, एकता का जनक। एकता का मतलब छोटे छोटे राज्य थे, इस तरह से छोटे छोटे राज्य थे 13, उन सभी राज्यों को क्या करता है? एक करता है। तो एकता का जनक, एकता का जनक माना जाता है। ध्यान रखिए, दोनों पॉइंट आपको आ जाएगा। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किसकी लीडरशिप में होगा? तो छोटे छोटे, बस एक बार सरसरी निगाह चलते चलते देख लेना। हाँ, जोसेफ मैजनी हो जाएगा, वो एकीकरण का जोसेफ मैजनी। और एकता करने का मतलब एकता, एकता का मतलब प्रशासनिक एकता, या एकता का मतलब प्रशासन के रूप में, प्रशासन के रूप में, प्रशासन के रूप में। ठीक है, द फादर ऑफ यूनाइटेड इटली वॉज नेपोलियन। यूनाइटेड का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले इनिशियल रूप से यही शुरू करता है। ठीक है, सबसे पहले एक करता है।
ठीक, तो एक करता ये बात होती है, यहां तक की बात है। अब आते हैं कौन, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, सर वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? कुछ भी नहीं आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, मैक्सिमम दो, और नहीं का तो कुछ भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने। और बताओ, हर क्लास देखा करो, बताता हूं डेरी। हाँ, मार्को पोलो, मार्को पोलो का अलग ही कहानी है, बस वो नाम है, उसका एकीकरण से मतलब नहीं होता ज्यादा। हाँ, एकीकरण से मतलब नहीं। जर्मनी के एकीकरण किसके लीडरशिप में? बिस्मार्क ने किया था, ध्यान रखिएगा। बिस्मार्क था कौन? तो बिस्मार्क प्रसा के जो शासक थे, प्रसा के जो शासक थे विलियम प्रथम, उन्हीं का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क विलियम प्रथम जो प्रसा के शासक थे, उन्हीं का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन माना जाता था? प्रसा माना जाता था। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का पूरा नेतृत्व किसे दे दिया? वो प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। क्यों चाहता था? कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन किसके नेतृत्व में? तो प्रसा के नेतृत्व में। किसके लीडरशिप में हो? तो प्रसा के नेतृत्व में हो। ठीक है, तो इसीलिए जर्मन संघ बनाया गया। और जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में किसको पहनाया गया? तो विलियम को पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे ज्यादा किसी से डर था? तो कोई और नहीं था। बिस्मार्क को जो सबसे ज्यादा फियर था वो किससे था? तो फ्रांस से था। सबसे ज्यादा डर किसी और से नहीं था, बल्कि किससे था? तो फ्रांस से था। क्योंकि जर्मनी के लिए सबसे बड़ा जो समस्या थी वो थी कौन? फ्रांस सबसे ज्यादा भय था कि अगर फ्रांस इंटरफेयर किया तो बिस्मार्क को 100% पता था कि एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे। और जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को। वही चीज राष्ट्रीयता कहते हैं ना, जर्मन जो राष्ट्रीयता का संदेश वाहक का मतलब मैसेंजर किसी को कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। जैसे इटली में एक प्रशासन लाया, वैसे जर्मनी में एक प्रशासन, जैसे इटली में एक प्रशासन लाया, वैसे जर्मनी में एक प्रशासन लाने का काम करता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ध्यान रखिएगा, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। जर्मनी राष्ट्रीय सभा के डायट कहा गया। क्या रहा गया? डायट कहा गया। आपको जो ये नोट्स मिलेगा बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे हैं बस यही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मेहनत नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, पता चले आप उठा लिए फ्रांस की क्रांति, खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 0 2 बार तो 0 आया। अब इस बार का पता नहीं, क्योंकि पेपर तो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन तब भी अनुमान इतना रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए इसको थोड़ा स्मार्ट पढ़ना है। जो आपको दे रहे हैं बस इसी से ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कि लगे जर्मनी का एकीकरण कोई पढ़ा रहा है, पता चलेगा अभी अगर हम पढ़ाने लगे तो आपको पता होगा कि अमेरिका की क्रांति खत्म नहीं होगी, उसके कारण ही चलते रहेंगे, लेकिन उसका कोई रिलेवेंट नहीं होगा आपके एग्जाम में। तो थोड़ा यहां पर आपको स्मार्ट रहना है। शेरशाह सूरी का कथन याद होगा, बताओ क्या कथन था उसका? बड़ा प्यारा कथन है। तो डायट कहा जाता था, और डायट कहां पर होता था? तो फ्रैंकफर्ट में। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट आज एक शहर है प्रॉपर। ठीक, राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था, और यह फ्रैंकफर्ट में है। ठीक है, और बात करें 1815 से लेकर 1850 तक के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का पूरा पावर था। और बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माता रोके, बोमेर, लसर, ये सब जितने भी दार्शनिक थे, लेकिन सबकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के संविधान सभा के गठन मई 1848 में किया गया। ठीक, मई 1848 में किया गया। विलियम प्रथम जो थे, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वॉन रून एवं सेनापति वॉन मेल्टॉक था। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना, और सॉरी प्रसा का चांसलर बनता है बिस्मार्क। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, यहीं से कहानी इनकी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और युद्ध पे युद्ध,
विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। क्या कहा? बाजीगर। सेराजेवो का युद्ध हुआ और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि प्रसा के शासक कौन थे? बिस्मार्क। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया आंसर। मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरा भारत गंवा देता। बहुत बढ़िया श्रेया, सभी का वही आंसर। आनंद, वेरी गुड। थोड़ी के चीज के लिए सब कुछ खो देना, बहुत बढ़िया। मनीष, ठीक है, हाँ, मनीष, सॉरी, नवीन, बहुत बढ़िया। फिलहाल सभी का आंसर बहुत बढ़िया। इंडिया, प्रिंस, शांति, सभी का ही बहुत बढ़िया। टीवर बाजरे के चक्कर में, तो इसलिए कभी परेशान नहीं होना। या आपका एनडीए में पूछ लिया ठीक, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेराजेवो का युद्ध। सेराजेवो का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 1866 में प्राग की संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी के संघ में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया कहां पर? जर्मन संघ में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो सितंबर 23 बिस्मार्क बिकम द चांसलर ऑफ प्रसा। और प्रसा का जब चांसलर बना तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा आत्मसमर्पण कर देता ऑस्ट्रिया। और यहीं से कहानी शुरू। सेडान का युद्ध फिर से फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ 15 जुलाई। नेपोलियन थर्ड ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1817 को आत्मसमर्पण कर दिया। और बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के ताजमहल में किया। और उसे का फ्रैंकफर्ट की संधि कहेगी मई को, फ्रांस और प्रसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की एक संधि मानी जाती है। तो इसको याद करो ना करो। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? संभव हो गया, बैटल ऑफ सूडान। ठीक, सूडान के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इसके बाद आते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक, रशियन रिवॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन और रूस की क्रांति। देखो, रूस की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो क्रांति अचानक तो शुरू नहीं होगी। ठीक, रूस की क्रांति एकाएक तो शुरू नहीं होगी। रूस की क्रांति में अगर हम बात कर लेते हैं तो कई सारे रीजन्स होते हैं। रूस की क्रांति के कारण क्या थे भाई? तो पहला पॉइंट कारण की बात कर लेते हैं। एक लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत किसी को? रूस में किसका शासन था? जार का शासन था। रूस में जार का शासन था। और जार क्या करता था? बहुत ही अत्याचारी, मतलब निरंकुश राजा, निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक था। और निरंकुश शासक होने से क्या हो जाता? प्रजा परेशान। पहला कारण। दूसरा कारण की बात कर लेते हैं। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध। यानी क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में क्या होगा? सिंपल सा बात है, ये तत्कालिक कारण भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, क्योंकि तत्कालिक कारण है प्रथम विश्व युद्ध, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके तत्कालिक कारण माना जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में रखते हैं। प्रजा परेशान, इसको बाद में और बात कर लेते हैं, इसका कारण क्या हो जाएगा। तो जार का शासन, निरंकुश और प्रजा परेशान, इसके बाद और बात कर लेते हैं। श्रमिकों की दयनीय स्थिति। श्रमिकों की दयनीय स्थिति, बहुत खराब स्थिति थी इस श्रमिकों की। मतलब वो थे तो, लेकिन उनका खराब खूब स्थिति था। इसका कारण क्या था? इंडस्ट्री जो बाहर के लोग लगाते थे वो जर्मनी से जो बाहरी आते रूस में फैक्ट्री अपना लगाते और शोषण करके चले जाते। तो लीबर की जो कंडीशन थी बहुत ही पुअर थी, बहुत ही खराब कंडीशन थी उनका। ऐसे कह लीजिए
कि पूरा का पूरा मामला उनका खराब हो जाता है। ठीक, तो पूरा का पूरा उनकी स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके अलावा और कारण बात कर लेते हैं। जापान द्वारा रूस की पराजय, जापान द्वारा रूस की पराजय, जब जापानियों ने क्या किया, रूस को हरा दिया। ठीक, जापान डिफीटेड बाय, जापान सॉरी रसिया ना, रसिया डिफीटेड बाय, रसिया डिफीटेड बाय जापान। रसिया को किसने हरा दिया, जापान ने हरा दिया। और रूस को जापान हरा देगा तो मामला और खराब भाई। इससे क्या हुआ, सरकार के प्रति लोग परेशान हो गए कि भाई रूस का हरा दिया, रूस को जापान जैसा देश हरा दिया। ठीक है, हाँ ये कारण बता रहे, सारा कारण बता रहे हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं। तो रूस द्वारा जापान, जापान द्वारा रूस की पराजय, तो जापान द्वारा रूस की पराजय हो गई, मतलब रूस हार गया। और रूस हार गया तो कारण यहां पर और बढ़ने लगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो रूस द्वारा, जापान द्वारा रूस की पराजय, प्रजा में अशांति फैली, प्रजा में विरोध कह लीजिए, प्रजा में विरोध की, भाई इतने संसाधन थे फिर भी हार गए आप, तो ये तो मामला सही नहीं है। दूसरा, मजदूरों की खराब स्थिति, मजदूरों की खराब स्थिति, खराब स्थिति यानी खराब स्थिति का मतलब क्या हो गया, कार्य के घंटे तय नहीं, कार्य के घंटे तय नहीं। ठीक, उनके कोई भी घंटे तय नहीं थे, कितने घंटे कार्य करना है। और बात कर लेते हैं। ठीक, वेतन अत्यंत कम होता था, वेतन अत्यंत कम होता था। ठीक, इसके अलावा और बात कर ले, दास प्रथा, रूस में दासता खत्म हो चुका था, रूस में दास प्रथा खत्म हो चुका था। 1861 में ही रूस में दास प्रथा खत्म हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा, रूस में दास प्रथा समाप्त था, दास प्रथा अंत हो गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी लागू था। मतलब उन्होंने कहा कि देखो हमारा दास्ता तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी लागू है, अभी भी लागू है। ठीक, इसके बाद और कारणों में बात कर लेते हैं। खूनी रविवार, खूनी रविवार की घटना, यानी ब्लडी संडे, खूनी रविवार की घटना। ये क्या हुआ था, तो 22 जनवरी 1905 को, 22 जनवरी 1905 को क्या हुआ था भाई, खूनी रविवार में। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, तो जो बहुत सारे श्रमिक लोग थे रूस में, जार निकोलस का शासन था। बहुत सारे श्रमिक क्या होते हैं, अपना एक ज्ञापन सौंपने के लिए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, खूनी रविवार में क्या था, जो श्रमिक लोग थे, जो लेबर लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उस समय का जार निकोलस सेकंड था शासक, जो शासक था, ध्यान समझिएगा, जार निकोलस सेकंड, इसको ज्ञापन सौंपने के लिए बहुत सारे मजदूर क्या होते हैं, खुशी रविवार नहीं, खूनी रविवार, खुशी रविवार छोड़ो। ठीक, हाँ,
तो बहुत सारे लोग उन्हें सौंपने जा रहे थे और सौंपने जा रहे थे कि भाई हमें सब कुछ सुविधाएं दी जाए। और ये महल के बाहर पहुंचते हैं। जब ये महल के बाहर पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो बीवी बच्चों के साथ, तो जार ने इनका क्या करवा दिया, कत्ल करवा दिया। जार ने कहा कि भाई कुछ भी हो इनको खत्म करो। ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे तो उसी जत्थे पर बच्चों के साथ जा रहे थे, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। ऐसे कह लीजिए रूस में, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। श्रमिक जार को ज्ञापन देना चाहते थे, ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन ज्ञापन देने जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां चला दिया गया, उन पर गोलियां चला दिया गया, जिसमें अनेक श्रमिक के साथ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। इसी घटना को खूनी रविवार कहा। इस घटना को खूनी रविवार कहा गया। खूनी रविवार कहा गया, ठीक है। कि भाई जब शांति से जा रही थी तो गोली चलाने की क्या ही जरूरत है, ठीक। जब वो शांति से जा रही थी, हाँ, पूरे परिवार सहित क्लीन कर दिया गया। तो ऐसे कह लीजिए, कह सकते हो, मतलब ये ठीक नहीं था। तो ये कुछ मिलाकर के कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के एक भूमिका तो बांध ही दी, कुल मिलाकर के भूमिका बना ही दी, ठीक है। तो ये सारी भूमिका आंदोलन के लिए चल ही रहे थे। अब इसके बाद और अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, यहां तक क्लियर सभी का कि भाई क्या क्या हुआ था। अरे शांति से निकोलस श्रमिक जा रहे थे, शांति से अपना ज्ञापन देते, चुपचाप चले आते। लेकिन जार के कहने पर कुछ लोग कहते हैं उनकी बीबी ने कहा, जो भी कहा, किसी ने भी कहा, कुल मिला करके उन्हें मजदूरों को मारा गया, बच्चों से। तब समस्या है तो कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए कल आपके मानवाधिकार का हनन होगा तो आप पुलिस के पास ही जाओगे। अगर पुलिस गलत करने लगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल सा बात है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, अगर वहां भी गलती होने लगे तो फिर तो ठीक नहीं बनता है ना। हम लोगों का जो आखिरी पड़ाव है वही तो होता है कि न्याय हमें वही देता है, ठीक। और वही न्याय नहीं मिले, जो न्याय का मंदिर माना जाता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो न्याय मिलना चाहिए ना। तो राजा से ही लोग उम्मीद करते थे। आप लोग अगर कुछ मांगना हो तो किससे मांगोगे, अपने पेरेंट्स से तो कहोगे, किससे कहोगे। आपको कुछ पूछना है तो अपने गुरु से ही तो पूछोगे, ठीक। पहले के लोगों में दया नाम की चीज नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों में थी, कुछ लोग थे कट्टर विचारधारा के, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं। यावरी जीवन था, कई लोग अच्छा जीते थे। इस समय तो लाइफ भी बड़ा अच्छा हो गया था सर। किसान चलिए, किसान आंदोलन की कई सारी बातें हैं बेटा। अब इसके बाद क्लियर सर, क्लियर सर, सभी का क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं, और कारणों में बात कर लेते हैं। कारणों में तत्कालिक कारण, तो ये तमाम आदि हो गया, तमाम सारे कारण। तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी क्या? प्रथम विश्व युद्ध।
देखो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करोगे तो जो रसिया था 1914 में शुरू हुआ, ठीक है बेटा मोनू। कुंती, कृष्णा, अनु, कब शुरू हुआ भाई? शुरुआत कितना अच्छा था। देखो कब शुरू हुआ? 1914 में, 28 जुलाई को 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक, चलिए अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? हाँ 14 से 19 तक। इसकी शुरुआत कब हुई? 1914 में। ध्यान समझिए, 1914 में शुरू हुआ, 14 में शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो रूस किसके साथ था? मित्र राष्ट्रों के साथ था। रूस मित्र राष्ट्रों के साथ। और मित्र राष्ट्र कौन हो जाएंगे भाई? मित्र राष्ट्रों के साथ था। मित्र राष्ट्र में कौन हो जाएंगे? तो ब्रिटेन हो गया तो मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जो थे मित्र राष्ट्र है, ठीक है। ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, एटसेट्रा करता। ये सब मित्र राष्ट्रों में से एक थे, ठीक। तो ये सब मित्र राष्ट्रों में हो गए, मित्र राष्ट्रों में, ऐसे कह लीजिए मित्र राष्ट्रों में एटसेट्रा कर दीजिए। ये सब मित्र राष्ट्रों के साथ था। इससे क्या हुआ? मित्र राष्ट्रों के साथ था। इस युद्ध से रूस को कोई फायदा नहीं हुआ। अगले पेज पे देख लेते हैं। इस विश्व युद्ध में से रूस को नुकसान हुआ, रूस को हानि हुआ, जबकि मित्र राष्ट्रों में शामिल था। हानि हुआ, किस चीज का हानि? हानि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो ध्यान समझिएगा, क्या क्या हानि हुआ? सैनिकों की मृत्यु हुई, रूस के सैनिकों की मृत्यु हुई। दूसरा, आर्थिक रूप से रूस कमजोर हो गया। आर्थिक रूप से रूस कमजोर हो गया, जो उसे होना चाहिए। सेना की बातें आ गई, ठीक। ये सब तो हो ही रहा था, ये सब तो चल ही रहा था, ये सब तो चल ही रहा था। अब चल रहा था तो 1916 में अकाल पड़ा। 1916 में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, कहानी और खराब हो गई, ठीक। 1916 17 कर दीजिए। 1916 1917 में भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, ठीक। तो भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग भुखमरी के शिकार हुए, भुखमरी के शिकार, यानी लोगों रोटी मतलब खाने के लिए, क्या रोटी खाने के लिए, रोटी खाने की, रोटी ऐसे कह लीजिए, खाने के लिए रोटी की समस्या, खाने की समस्या, यानी खाद्यान्न संकट कह लीजिए, खाद्यान्न संकट चरम पर, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक। गरीबी में आटा गीला कह सकते हो, गरीबी में आटा क्या हो गया? गीला हो गया। तो खाद्यान्न संकट क्या हो गया? चरम पर हो गया। अब मार्च तक आते आते
ध्यान समझिएगा, अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है, फेज की शुरुआत हो जाती है। खाद्यान्न संकट चरम पर, बिल्कुल लिंक कर रहे हैं। खाद्यान्न संकट चरम पर, मार्च 1917 तक आते आते स्थिति और दयनीय हो गई। स्थिति मार्च 17 तक आते आते दयनीय स्थिति हो गई। अब मार्च में क्या हुआ, लोग ठंड के मारे, लोग जो थे ठंड के मारे ठिठुर रहे थे, और दुकानों में जो रोटियां थी वो बड़े पैमाने पर रखी हुई थी। ठीक, रोटी दुकानों में रखी हुई थी और रेट उनका बहुत हाई था, और आम पब्लिक ठंडक के मारे मर रही थी। और जब मर रही थी, सामने रोटी रखा है और सारे लोग भूखमरी से ठंड से सिकुड़ रहे हैं, भूख लगी है, खाने को भोजन नहीं है, दुकानदार खूब महंगे रेट में रोटी बेच रहा है, तो फिर भूखे लोग क्या करेंगे? बताओ भाई, क्या करेंगे? आप ही लोग बताओ। अगर भूखे मर रहे हैं, रोटियां सामने रखी है, तो लोग क्या करेंगे? आप लोग बताओ, क्या करेंगे लोग? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। सामने रोटी रखी है और भूख से मर रहे हैं। रूस में यही कहानी होती है, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत, ये जीवन के 3 महत्वपूर्ण चीज होते हैं। कहते हैं सब कुछ, रोटी कपड़ा, मनुष्य के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, रोटी कपड़ा और क्या, मकान। और रूस में तीनों चीजें लैक दिख रही थी। लूट करेंगे, अटैक करेंगे, उड़ा लेंगे, छीन लेंगे, बहुत बढ़िया। तो लोग परेशान हो रहे थे, ऐसे कह लीजिए। रोटी के दाम चरम पर थे। रोटी के दाम, अच्छा तो लिख दिया हमने। आते आते दयनीय स्थिति, लोग सड़कों पर ठंड और भूख से परेशान, अंततः लोगों ने दुकानों में लूटपाट करना शुरू कर दिया कि भाई ये राजा के लोग हैं, अपना मौज मार रहे हैं और हम लोग भूखे मर रहे हैं, तो भूखे भजन न होई गोपाला। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। लूटपाट शुरू कर दिया, और जब लूटपाट शुरू कर दिया तो ये कहा गया, ठीक है, जनता ने बाजार में पूरा लूटपाट करना शुरू कर दिया, ऐसे कह लीजिए। अंततः लोगों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। सरकार ने जो सैनिक थे उनसे कहा भाई इनके गोली चला दो, उनसे कहा गया गोली चलाओ। जो सरकार के जो लोग थे, सैनिक थे, उनसे कहा गया जनता पर गोली चलाओ। तो भाई जो इंसान सैनिक होता है उसके अंदर भी दिल होता है, और उसका तो ज्यादा बड़ा दिल होता है, वो भी तो जानता है किसे गोली मारा जाए। किसी निर्दोष को कोई भी सोल्जर गोली नहीं मारता है, अच्छा योद्धा वही होता है। कभी कभी फेक इनकाउंटर होते हैं ना, आप देखो फेक इनकाउंटर पॉजिटिव वालों के साथ नहीं होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। कभी भी निहत्थे, देखो भारत के सैनिक क्या करते हैं, निहत्थे को गोली नहीं मारेंगे। इसका लोग खूब फायदा भी उठाते हैं। बहुत आतंकवादी होते हैं, धीरे से कहते हैं भैया हम सरेंडर कर, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बड़ा बुद्धिमान होता है कि धीरे से वहां से कहीं ना कहीं जेलों तोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा सैनिक वो होता निहत्थे। अब ये लोग तो बेचारे बेकसूर थे, भूख लगी है, मर रहे हैं, दुकानों पे रोटियां रखी हैं, पैसा नहीं इसलिए नहीं खरीद पाएंगे, मर जाए वहीं सड़ जाए। सरकारी अस्पताल में देखो ना, एम्स वगैरह में आए हो कभी आप लोग एम्स वगैरह में गए हो? देखो अगर आपके लिंक है ना वीआईपी आदमी, तो रातों रात आपका सब कुछ हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना डेमोक्रेट गांव में है, बाकी जगह नहीं है। एम्स में आओगे, आपकी हालत खराब रहे, लाइन लगा के पूरा जीवन ही खत्म। एक नेता होता घर के आ जाओ, देखो 1 सेकंड में आ जाओगे।
इतना सारा पढ़ा दिया, एनसीईआरटी काहे पढ़ोगे यार, क्यों पढ़ोगे? ठीक, अब सैनिकों को कहा गया गोली चलाओ। सरकार ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, सैनिकों को गोली चलाने के लिए कहा, गोली चलाने का आदेश दिया, आदेश दिया। लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया तथा जनता का साथ देने लगे, तथा भूखी जनता का साथ देने लगी। कभी कभी देखते थे ना, जब भारत में क्या होता था, जब आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे रजवाड़े क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो गांव वाले उनका बहिष्कार कर देते थे कि इसको ना कोई धोबी इसके यहां तो कपड़ा धोएगा, ना कोई इसके यहां खाना बनाने वाला जाएगा, ना कोई इसका दरबार का काम करेगा। पूरा गांव उसका बायकॉट कर देते थे, याद अगर होगा तो। हाँ, तो ये गलत बात है ना। हाँ, महीने से क्या, 2-2 महीने बाद बेटा ऑपरेशन हो गया तो भूल ही जाओ, इंसान मर जाएगा तब उसका नंबर आएगा। ऑपरेशन में तो और खराब कंडीशन है बेटा, क्या ही बोले। ठीक, इसमें तो और खराब कंडीशन है ऑपरेशन वालों की। चलिए और बात कर लेते हैं। अप्रैल 1917 में लेनिन भारत आए और क्रांति की शुरुआत यहीं से हो गई। मजदूरों ने कई सारी जगहों पर कब्जा कर लिया। ठीक, मजदूरों ने कई सारी जगहों पर, ठीक, और जार को अपना क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़ देना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मजदूरों ने अनेक जगह कब्जा कर लिया। ठीक, जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक, जार को अपनी गद्दी क्या होना, छोड़ना पड़ा, गद्दी उनको छोड़नी पड़ी कि भाई कुछ भी हो जाए हम गद्दी छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अप्रैल थीसिस एक आता है। 1917 में लेनिन भारत वापस आते, अरे मतलब भारत कह रहे हैं, भारत की आदत पड़ी हुई है। अप्रैल में लेनिन एक थीसिस आता, ध्यान रखिएगा, उसको लिखी दे रहे, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस, अप्रैल में लेनिन ऐसे कर देते, लेनिन और रूस वापस आए और अप्रैल 1917 में अपनी मांग रखी, इसी को अप्रैल थीसिस कहते हैं। क्या क्या मांगे थी इनकी? तो इनकी पहली मांग थी, क्या मांग थी इनकी भाई? युद्ध की समाप्ति, युद्ध का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्ति हो। पहला मांग इनका था सारी जमीनें, अच्छा विश्व, चलो कोई दिक्कत नहीं, सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी जमीन किसकी हो जाए, जितनी भी प्रॉपर्टी है किसानों के हवाले किया जाए।
किसानों के हवाले किया जाए। दूसरा, युद्ध की समाप्ति हो। और तीसरा हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, ये इनकी मांगे थी और ये इनके डिमांड थी। और धीरे 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 करके कहानी शुरू हो गई। 24 अक्टूबर 1917 को शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राड शहर पे इनका कब्जा हो गया। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1917 तक शाम ढलते ढलते मतलब शाम होते होते पूरे पेट्रोग्राड शहर पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। शाम ढलते ढलते पेट्रोग्राद शहर पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। मतलब मजदूरों का कब्जा हो गया। ठीक, तो ये मानी जाती है आपकी कौन सी क्रांति? ठीक, तो ये हो जाता है आपका कौन सा, रूस की क्रांति। ठीक, चलो अब यहां पर एक पॉइंट और आपको अलग अलग से दिखा देते हैं, कुछ और दोनों आपको दे देते हैं, ये भी आपको यूज कर लेंगे। कार्ल मार्क्स, ये जर्मनी का निवासी था और इसकी पुस्तक क्या थी? सबसे पहले रूस की क्रांति। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। लेकिन उन्होंने कौन सा समाजवाद माना? आदर्शवादी समाजवाद के प्रवक्ता माने जाते हैं। आइडियल समाज दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या कहां के लोगों की थी? तो स्लाव लोगों की थी, स्लोवाकिया जैसे। ठीक, तो स्लोवाकिया के लोग माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की किताब क्या हो जाती है? तो ये पूछा जा चुका है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की किताब पूछी जाती है। कार्ल मार्क्स का नारा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, अलग अलग रहोगे तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन माना जाता है? फ्रेडरिक एंजल माना जाता है। फ्रेडरिक एंजल। ठीक, यहां तक क्लियर? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे, यहां तक सभी का क्लियर? हाँ, बोल्शेविक क्रांति, बहुत बढ़िया नवीन बेटा। जीत, चलो अच्छी बात है। तो ये भी आपको मिल जाएगा, चिंता ना करें, ये भी दे देंगे, दोनों यूज कर लेना, बस एक बार पढ़ लेना। एक होता है फेबियन सोशलिज्म, इसका नेतृत्व कौन करता है? बर्नार्ड शॉ के द्वारा लंदन में स्थापित हुआ था। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में कहां पर? लंदन में किया गया। रूस के जो शासक था उसको जार कहते हैं, जार। ठीक है, रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। चलिए क्लियर सर। अंकित जी का, सुशील जी का, गोविंद जी का, श्रेया जी का, अनु जी का, कांति जी का, पंकज जी का, मोहम्मद नईम, कनिष्का, ज्योति, अंकित, गिरनिया, सभी का क्लियर। बहुत बढ़िया बच्चे। मार्च 1917 में जार की व्यवस्था क्या हो जाती? खत्म हो जाती। एक पॉइंट और ध्यान रखा, जार निकोलस द्वितीय का नारा क्या था? एक जार, एक चर्च और एक रूस। ये जार का नारा था कि एक ही जार होना चाहिए, मतलब एक शासक, एक मतलब वो कहता है राजतंत्र का, कहता है एक ही। जार निकोलस का नारा था एक जार, एक चर्च और एक रूस, ये इसका नारा था। रूस का अंतिम जार शासक कौन माना जाता है? जार निकोलस सेकंड माना जाता, अंतिम जो शासक माना जाता है। ठीक है, अंतिम शासक। जारों का मुक्ति करने वाला कौन माना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय, जो जारों का मुक्ति माने जाते हैं। ठीक है, और रूस में के जार शासक ये भी जार ही थे, अलेक्जेंडर द्वितीय जार मुक्तिदाता के नाम से
रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय भी जारी थे, इनकी हत्या बम विस्फोट में हो गई, इनकी कहानी भी क्या हो जाती है, खत्म। ठीक। अन्ना कैरोलिना, लियो टॉलस्टॉय, अन्ना कैरोलिना के लेखक माने जाते हैं कौन, लियो टॉलस्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे कहते हैं, तुर्गेनिव को। तो इसे याद करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में होती है। यह दल बाद में दो गुटों में बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं बोल्शेविक और क्या कहते हैं, मेनशेविक। दो भाग बढ़ जाते हैं। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मोलशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक, ठीक है। बोल्शेविकों में बहुसंख्यक और मनसेविक का मतलब अल्पसंख्यक, मतलब समाज वहां पर दो भागों में बट गया, बोल्शेविक और मोलशेविक। बोल्शेविक हो गया, ठीक, और मोलशेविक। कल खत्म हो जाएगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वैसे लगभग खत्म ही है, लेकिन अब देखते हैं, कल के लिए डाल देते हैं थोड़ा बहुत। बोल्शेविक का नेता कौन था, बोल्शेविक दल का नेता कौन माना जाता है, लेनिन माना जाता है। कौन माना जाता है, लेनिन माना जाता है। 1917 में रूस की क्रांति का तत्कालीकरण माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो आपको बता चुका हूं, ठीक। 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन माना जाता है, लेनिन। प्रॉपर वे में लेनिन, ये आपको मैंने बता दिया पहले भी, और भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लेनिन ने और क्या किया था, चेको का संगठन किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत हो, जो उसकी अप्रैल थीसिस में दिखी जाती है। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, जो अभी मैंने आपको बता दिया था कि अप्रैल थीसिस क्या होती है, ये वाला जो बताया था वही होता अप्रैल में, अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक योजना लागू की और 1924 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो मॉडर्न रशिया के निर्माता माने जाते हैं स्टालिन। ये मेन नाम है, बस इन्हें ध्यान में रख लीजिए, स्टालिन माने जाते हैं, ठीक है, स्टालिन माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे, तो टॉमस पेन माने जाते हैं, टॉमस पेन, ठीक है। मदर की रचना किसने की थी, तो मैक्सिमस गोर्की ने किया था मदर की रचना। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, ट्राटस्की। लाल सेना का संगठन किसने किया था, तो ये भी ट्राटस्की ने किया था, ट्राटस्की ने। ये छोटे छोटे फैक्ट है जिन्हें आपको याद करना है, ठीक है। तो ये था आपकी कौन सी, रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति हो गई। अब कल थोड़ा बहुत जो बड़े बचेगा उसे खत्म करेंगे और उसके बाद में, ठीक, ये सब बाद वाले हैं, सब बाद वाले आते हैं, ये सब बाद वाले होते हैं, छोटे छोटे एक्ट करते हैं, छोटे छोटे आंदोलन करते हैं नवीन, और छोटे छोटे, ठीक है। इसमें आपको लेनिन वगैरह को ही याद रखना, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो नोट से मिलेगा बस उतना ही आपको एक एक बार सरसरी निगाह से देखना है। इसके बाद आपको अलग से वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक, कि लगे वर्ल्ड हिस्ट्री लगाने तो वो फालतू होगा, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, चलिए, ओके। थैंक यू सभी बच्चों को, प्यारे बच्चे, इतने प्यार से पढ़ते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।